सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की डेट आने से पहले ही इलेक्शन की तैयारियों में लगी हैं। एक जानिब मुस्लिम नून इलेक्शन का मोमेंटम बना रही है। लाहौर में पहले मरीम नवाज साहिबा का जलसा शादरा में, और अभी कुछ ही देर पहले एक कारकुनों से खिताब करते हुए जो एक मीटिंग थी, एक मुतहर्रिक किया जा रहा है इलेक्शन के लिए और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन के मामलात क्या वाकई अब तेज़ी के साथ हो रहे हैं? और मियाँ नवाज शरीफ जिनके बारे में कहा गया खुर्शीद शाह साहब की जानिब से कि वो वापस आएँ, जेल जाएंगे तो हीरो बन जाएंगे, तो क्या वाकई मियाँ नवाज शरीफ को अब हीरो बनाया जाएगा, वो हीरो बन जाएंगे, या मामलात अभी भी बहुत दूर हैं? हम आज इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हम देख रहे हैं कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मुतहर्रिक हो रही है। वहाँ पर इस वक्त कन्वेंशन भी किए जा रहे हैं, मुलाकातें भी की जा रही हैं, पार्टी को रीऑर्गेनाइज भी करने की कोशिश हो रही है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लान कर रही है, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के रहनुमा अली राशिद साहब। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त पीजे मीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इनका पर्सन। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का। मीर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी और उसके लिए लाहौर में अब मुतहर्रिक किया जा रहा है। क्या मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी वापसी अब इतना आसान है? और लाहौर जो मुस्लिम नून का गढ़ माना जाता था, लाहौर की खबरें कुछ आ रही हैं कि वो मोमेंटम नहीं बन पाया है मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का, या वाकई ऐसा है तो क्या वजूहात हैं? देखिए मुदस्सिर, इस वक्त जो लोग हैं वो काफी फेंस पे हैं, डाई हार्ड्स बिल्कुल निकल रहे हैं। लेकिन जब आपने कहा वापसी, तो इसकी एक लीगल इम्प्लीकेशन जरूर है। जब तक वो रिमूव नहीं होगी या इनको कोई गारंटी दें कि भाई इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज सारी चीज जो बेस्ड है, ये सारा सागा कह लें, इवेंट कह लें, जो मर्जी इसको आप रंग दे दें, मियाँ नवाज शरीफ बाहर गए थे ऑन हेल्थ ग्राउंड्स और ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, और जब वो गए बाहर तो नेचुरली वो इलाज अपने कराते रहे। अब डिपेंड करता है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं क्या उनको वो क्लीन चिट दे देंगे कि हाँ भी आप चले जाएं और इलेक्शन में हिस्सा लें। और बिकॉज जब वो आएंगे, वो तकरीरें जिस प्रेशर से इंसान करता है वो तो एक सियासतदान को ही पता है, क्या ये बर्दाश्त कर लेंगे? इनके पेस मेकर लगा हुआ है, इनका फिब्रिलेटर लगा हुआ है भी, क्या विल ही बी एबल टू डू दैट? क्या इनका जो हार्ट है वो सस्टेन कर जाएगा? और दूसरी, बिल्कुल मुलाकातें करें, आप ट्रैवल कर सकते हैं, बिल्कुल इधर जाते हैं, वो बाकी ममालिक में भी जाते रहें, लेकिन जो सियासी एक नौयत से वापसी जो होगी उसके इम्प्लीकेशंस हैं। क्या ये उसी वलवले से आके अपने इनके जो सपोर्टर्स हैं क्या उनको एड्रेस कर सकेंगे? ये सारी चीजें आई थिंक डॉक्टर्स पहले डिसाइड करेंगी। कह तो दिया 21 तारीख, लेकिन मेरी नजर में 5 दिन पहले 21 से आपको एक सही पिक्चर नजर आएगी, क्योंकि अभी तो कई बयानियां आ रहे हैं, बयानियां चेंज हो रहे हैं, कभी शायद हकानी बीच में आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाते हैं, तो ये बयानियां चेंज होते रहेंगे। 5 दिन पहले पता चलेगा कि वाकई ही इनकी क्या एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं, और फिर हम ये जो आपकी जो PMLN है, फिर ये फुल थ्रॉटल पे जाएगी। बिल्कुल उनका आना जरूरी है, क्योंकि पहले भी मुदस्सिर जब भी आए थे तो कई वजूहात थी जिनको आना पड़ा, क्योंकि लोग समझते थे नहीं जी आप एग्जाइल में चलेंगे, वापस नहीं आए, लेकिन आए थे। मैं इनके साथ आया था, तो इनको डिपोर्ट कर दिया था रावल लाउंज से बाहर, तो ही वाज रेडी टू बी अरेस्टेड। उस वक्त भी मुझे पता है, मैंने जो इंटरव्यू उनके वहां रावल लाउंज में, उन्होंने कहा मुझे ले जाए, मुझे नहीं पता अटक जेल में जाना है, कहाँ जाना है, तो मैं तो आया हूँ। 12 वो डिपोर्ट हो गए। अब जब वो आते हैं, ये जेल से गए थे बाहर, वापस आएंगे, जो इनके जो बयानियां आ रहे हैं, हाँ जी ये आके जलसा करेंगे। ये कैसे जलसा करेंगे? बिकॉज ही हैड गॉन इन फ्रॉम अ जेल इनटू लेट्स से अब्रॉड। तो क्या वापसी आके इनको अरेस्ट होगा, नहीं होगा? ये पीपल्स पार्टी ने भी एक अपना एक ऑब्जर्वेशन दी है, फिर जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसने भी दी है, लेकिन वो बैक ट्रैक कर गया थोड़ा सा। लेकिन इस वक्त हमने लीगल चीज पे जाना है, नो मैटर हु इट इज, वेदर इट इज इमरान, वेदर इट इज ये जो है अपना मियां नवाज शरीफ और एनीबॉडी, हमें चाहिए इंसाफ हर एक के लिए बराबर। बिल्कुल, ये बराबरी का मामला है, तो बराबरी पर अब अली राशिद साहब
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा तहम्मुल में आई है, एग्रेसिव है। आप एक तो इलेक्शन मांग रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं बराबरी का मामला नहीं हो रहा, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो एक तरफ तो पंजाब में आप, खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ देर पहले आपके साबिक मिनिस्टर जो हैं शर्जील मेमन, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। तमाम सूबों में आप कोशिश कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है सर अब आपको? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हर पार्टी का हक है, और हम चाहते हैं, वो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम चाहते हैं कि हर पार्टी, सियासी पार्टी, चाहे वो पीटीआई क्यों ना हो, चाहे वो पीएमएलएन क्यों ना हो, कोई भी पार्टी, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो ही जाके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं जो जमहूरियत का हुस्न है, जो सबको एक्सेप्टेबल भी होंगे। फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं तो हमेशा यही हम बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हमने अपनी सियासी सरगर्मियां बढ़ाई हैं, इलेक्शन जैसे करीब आए जा रहा है। हम अभी भी, हमारी रिजर्वेशंस हैं, इसलिए कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शन वीक तो बता दी है कि जी एंड ऑफ जनवरी हम करवाएंगे। दिस इज द फर्स्ट फॉर मी, इसलिए कि इलेक्शन डेट तो सुना था मैंने कि जी फलानी डेट मिलती है, मगर इलेक्शन वीक पहली दफा हिस्ट्री में मैं पाकिस्तान की सुन रहा हूँ कि जी फलानी वीक में इलेक्शन हो जाएगा। देखें, इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन सब चीजें हमने किक स्टार्ट तो कर दी हैं, मगर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इलेक्शन कैंपेन चलाई जाती है जब उम्मीदवार जो हैं डिफरेंट हलके से वो उतर के अपने हलकों में उतरते हैं। और वो होता है कि जब इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस होता है तो फिर पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवारों को टिकट देती हैं। उनको जब टिकट मिल जाते हैं, फिर वो उम्मीदवार उतर के जाता है अपने हलके में और लोगों से वोट मांगता है। अभी अगर कोई भी पार्टी इलेक्शन कैंपेन किक स्टार्ट कर भी दे, जैसे मोस्ट ऑफ द पार्टीज हैव डन इट, मगर क्या वो उस तरह कर पा रही हैं जब तक उनके उम्मीदवार कंफर्म नहीं हुए? अगर मैं किसी हलके का उम्मीदवार हूं, अगर मुझे अभी तक टिकट पार्टी ने अवार्ड नहीं किया, तो मैं उस हलके में कैसे जाके अपनी कैंपेन स्टार्ट करूं? तो ये सब चीजें हैं, और आई थिंक जो मुल्क है उसको पॉलिटिकल ये तो अब इलेक्शन कमीशन ने कुछ डेट्स दे दी हैं, जो खासतौर पर हल्का बंदियों के हवाले से, उज़रदारियों के हवाले से। उसके बाद तवक्को, उम्मीद सब कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट आ जाए ताकि चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन मीर साहब, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़ा पुराने मुस्लिम नूनी हैं, वह उससे पहले उनके वालिद साहब का भी सियासत का मामला, साबिक वज़ीर आज़म भी नून लीग के रहे हैं, नाराज़ी हुई है, गए हैं मुलाकात, और उसके बावजूद भी अभी वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं हो पा रहे। कहा जा रहा है कि नई जमात की जानिब। तो ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, चाहे वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हों या मिफ्ता इस्माइल साहब हों या फिर अब मौजूदा अब्बासी साहब हों, ये नई जमातें क्यों बन रही हैं धड़ाधड़? देखिए, ये हमारा एक पॉलिटिकल ट्रेंड है। हमने पीपल्स पार्टी में भी देखा है, हमने नून में भी देखा है, हमने पीटीआई में भी देखा है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये हो जाता है। अगर वो इख्तलाफ कर रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इख्तलाफ। अगर आप पार्टी के अंदर इख्तलाफ नहीं करेंगे तो फिर अवाम को डेमोक्रेसी कैसे देंगे? डेमोक्रेसी का मतलब है भाई आप सुनो और सुनाओ। अगर आप पे आपस में बर्दाश्त नहीं है तो जस्ट इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी विल द पीपल ऑफ पाकिस्तान गेट। तो इस लिहाज से अगर वो एग्री नहीं कर रहे, मैं समझता हूँ तो उनका एक राइट है। लेकिन मैं जहाँ जिसको रीड जो कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब ना आए, बिकॉज ही फील्स कि अगर वो आते हैं तो रिपरकशंस होंगे और काफी इम्प्लीकेशंस हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस। तो वो आई थिंक इस बेसिस के ऊपर वो कह रहे हैं। पार्टीज जो है बाकी जो दूसरे आ जाओ बिल्कुल आओ, लेकिन आने के साथ साथ अगर वो उनको स्ट्रेट जेल में भेज दिया जाता है तो उसके दो क्वेश्चंस हैं। विल ही बी एबल टू सस्टेन दैट इम्प्रिजन डेमोक्रेसी का होने के साथ साथ विल बी एबल टू इनके जो दवाइयां हैं और इनके जो एक मेडिकल रजीम है, विल ही बी एबल टू कंटिन्यू दैट इन दैट कन्फाइंड एरिया। आज तो इधर भी जाते हैं, वॉक के लिए भी जाते हैं, विल ही बी अलाउड टू डू दैट? इमरान खान को तो नहीं अलाउ आपने किया, आज उसकी बहन ने भी कह दिया कि उसको कन्फाइन किया हुआ है। सो द क्वेश्चन इज कि हम चाहते क्या? हमने हर एक के साथ किया, हमने 11 साल आसिफ जरदारी के साथ क्या किया है? हर किस्म का तमगा, गलत किस्म का तमगा दे के, और उसकी 11 साल मुझे बताओ वो कौन वापस करेगा, वो कौन करेगा? तो द क्वेश्चन इज, हम जब जो पकड़ा जाता है वो हमारा मोमेंटरली एक टारगेट होता है, फिर उसके बाद नया सीजन आता है। तो जरदारी, ये नवाज शरीफ, आज इमरान का सीजन है। सो ये सीजन चलते हैं, बट ये हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू ऑन दिस सीजंस? व्हाई डू वी हैव टू गो थ्रू दिस पाथ?
अच्छा मीर साहब, एक चीज़ इस वक्त मुस्लिम नून का जो फोकस है वो ये है, 2017 तक की वो बात करते हैं कि 2017 में मुल्क ये था, 2017 में 17 से लेकर 18 का जो अब्बासी साहब का दौर है उसको भी वो ऑन नहीं करते, उसकी बात भी नहीं होती। फिर 16 महीने की जो हुकूमत है जिसमें जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में है उसकी भी बात नहीं करते। तो क्या ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि मियाँ साहब एक निजात दहंदा के तौर पर वापस आ रहे हैं, क्या ये सेल हो जाएगा एक आम आदमी के लिए जो इस वक्त बिजली की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी हैं, इस वक्त ब्रेन ड्रेन हो रहा है, धड़ाधड़ लोग बाहर जा रहे हैं और महंगाई में, ये बयानिया इस वक्त सेल हो जाएगा जो बेच रहे हैं नून लीग? देखिए, एक कहावत है, वो पाइट पाइपर था, तो उसने वो जितने भी चूहे थे वो पाइपर अपने पाइपर बजा के वो लेकर समुद्र में डुबो दिए। सियासतदान जो होता है अच्छा, वो इतना कन्विंसिंग होता है कि लोग उसके पीछे ब्लाइंडली जाते हैं। आपके सवाल पे लोगों ने टेस्ट कर लिया है, अब लोग चाहते हैं रिजल्ट। चले, एक हालत होती है, अगर आपको याद हो जनरल अयूब की हुकूमत जो 8 to 68 पे आए थे, डेकेड ऑफ रिफॉर्म्स एंड सो ऑन फोर्थ, 4 आने पे उनकी हुकूमत चली गई थी जब 4 आने चीनी महंगी हो गई थी। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर भुट्टो केम इन एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। क्वेश्चन इज, आज लोग वो तंग आ गए, प्रोमिसेस। आप कहते हैं हर हुकूमत जो आती है वो पिछलों को ब्लेम करती है। ओ भाई, पिछले चले गए, what have you achieved? What are you going to do? What are your solutions? Solutions नहीं है, but blame game है। तो पहले 2 साल आपके ब्लेम गेम में गुजर जाते हैं और उसके जो बाकी साल होते हैं वो इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं। आपका जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो इलेक्शनियरिंग डेवलपमेंट हो जाती है। तो इससे हमें बाहर निकलना है। आई थिंक वी नीड द पॉलिटिशियन टू बी एब्सोल्युटली ट्रूथ। हाँ जी, उन्होंने, हम इसको कोशिश करेंगे रेक्टिफाई करने की, हम इसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे। दैट हैज टू बी द मोटिव ऑपरेंडी, नॉट कि सारे गलत है और हम सही हैं। हम इस तरह सियासत पाकिस्तान में नहीं चला सकते। आपने कभी देखा है कि इतनी बेदर्दी से हम पिछली हुकूमतों पे तनकीद करते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा। पहले पीपल्स पार्टी ये और PMLN, फिर उसके बाद बीच में MKM जंप मार देती थी, फिर आपके जो बाकी हैं ये जो छोटी है पार्टी JUIs एंड ऑल दैट, फिर ये जंप मार दी। ये अब आपके आगे फैसिलिटेटर्स। दूसरे जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जो मेरी नजर में एक जमाने में पीपल्स पार्टी नेशनल होती थी भुट्टो साहब के जमाने में, आज वो रीजनल मार्जिनलाइज्ड है। क्यों है? व्हाई? सपोर्टर भी बैठा है, दे वांट डिलीवरेंस। ये नून के साथ भी यही बात है, PTI है इसके साथ भी यही बात है। लेकिन जो लोगों को हम समझाते नहीं है कि हैड इट बीन पीपल्स पार्टी, PMLN अलोन या PTI, ये कोई भी इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे नहीं लेके आता। ये कहते हैं ना, वो क्या है, वो मईशत की वो जो आप करो, लेकिन अभी तो सर सारी के सारे 16 जमातें इकट्ठी थी, चलें उसमें से तकरीबन 7-8 तो वो जमातें थीं जो इलाकाई भी हैं, नेशनल जमातें भी हैं, वो भी, लेकिन उसके बावजूद वो रिजल्ट्स जो समझे जा रहे थे शायद वो उस तरह से नहीं आए जो आज ऑपरेशन हो रहे हैं। ये ऑपरेशन 16 महीने नहीं पहले हुए। आज जिस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ों से चीज़ें बाहर डॉलर की सूरत में आ रही हैं वो 16 महीनों में नहीं, पता नहीं मसलहतों का शिकार हो जाते हैं या कोई और वजह। मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पार्टी इकट्ठी हुई थी नॉट बिकॉज दे लव ईच अदर। लव के अंदर तो पीपल्स पार्टी और दोनों PMLN गवर्नमेंट में थे। व्हाई डिड द PMLN गेट आउट? ये सब इकट्ठे हुए थे इमरान सेंट्रिक, दैट्स इट, देयर वाज नो अदर रीजन। तो अब मैं यही अली राशिद साहब से पूछ रहा था, उस वक्त तो आप हुकूमत में इकट्ठे हो गए एक जमात के मुखालिफ में, अब आपके खिलाफ जो है वो इत्तेहाद बन रहा है और वही जो आपके साथ इत्तेहादी थे, JUIFA भी है, मुस्लिम नून भी है, GDA भी है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी, अली राशिद साहब, अब आपके खिलाफ ये इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक जानिब आप यहाँ होते हैं, दूसरी जानिब इलेक्शन में यहाँ होते हैं, उस वक्त मिल के भी आप रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, कुछ 16 महीनों में कुछ नहीं कर पाए, अब मुखालिफत में होके क्या करना है? देखें, मैं PJ मीर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको काफ़ी टाइम से मैं फॉलो करता आया हूँ, बट आई विल नॉट एग्री विद हिम। हमारा जो नैरेटिव सब जमातों का वाज नॉट इमरान सेंट्रिक के उनको हटाना है, बट इट वाज मोर ऑफ पाकिस्तान सेंट्रिक। पाकिस्तान को बचाना था। वी वर हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी, टुवर्ड्स डिफॉल्ट, और हमने आके उस पर वर्क किया और हमने जैसे तैसे भी वी वर एबल टू डाइवर्ट दैट। IMF से डील हमने फाइनल की, हमने उस डिफॉल्ट होने से बचाया चीज़ों को। उसके अलावा FATF पे हम ग्रे लिस्ट पे थे, ग्रे लिस्ट से हटाया।
चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ गई, मगर जाहिर सी बात है कि वी डिडंट हैव इनफ टाइम टू मेक थिंग्स, और ये हमने एडमिट भी किया कि जितनी बेहतर हम चीज़ें चाह रहे थे वो हो नहीं सके। और अब आ जाते हैं, ये आपने पूछा कि हमने सारा जो बयानिया आपका था, मैं माजरत के साथ अली राशिद साहब, जब आप लोग यहाँ से निकले थे सिंध से मार्च लेकर, तो बयानिया महंगाई का था, बेरोज़गारी का था, ये बयानिया नहीं था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। उस वक्त तो जहाँ एक आम आदमी को चीज़ मिल रही थी, आज वो बहुत मुख्तलिफ है। जब आप हुकूमत में आ गए तो ठीक 2 महीनों के बाद ये बयानिया तमाम सियासी जमातों का बना, उस वक्त ये बयानिया नहीं था कि ये था। बाकी ग्रे और ब्लैक लिस्ट, वो तो आपके दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में बल्कि ब्लैक लिस्ट तक गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी। तो बयानिया पहले और था, पीटीआई की हुकूमत जाने के 2 महीने बाद बयानिया आपका जरूर ये था। नहीं, मैं मेरे ख्याल से थोड़ी इकोनॉमी कि मैं आपको उसमें रोशनी डाल दूं, ब्लैक लिस्ट में तो पाकिस्तान आज तक नहीं गया। ब्लैक लिस्ट में अगर कोई कंट्री चली जाए तो ना कोई रेमिटेंस वहां से आ सकती है, उसकी सब बैंकिंग जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स हो जाते हैं उनको वहां से विड्रॉ करना होता है, ना आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं ना इम्पोर्ट कर पाते हैं, सिर्फ बार्टर पे आप कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट तो खैर पाकिस्तान कभी नहीं हुआ, पहली चीज। और दूसरी चीज देखें, IMF की जब मैं बात कर रहा हूँ उसकी कड़ी मिलती है महंगाई से। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो ये डॉलर जो आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा है फिर नीचे आया है, वो 500 550 पे होता अगर डिफॉल्ट करता पाकिस्तान। और अगर डिफॉल्ट कर जाता, अगर 550 पे डॉलर आ जाता, तो आप यू कैन जस्ट इमेजिन के इन्फ्लेशन और सब चीजें कहाँ जाती, हाइपर इन्फ्लेशन होती और सब चीजें बिगाड़ की तरफ चली जाती। तो ये कहना कि IMF की मैं बात करूं या मैं महंगाई की बात करूं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम जुड़े। हमें लगा कि एक शख्स जो है 4 साल उसको हुकूमत मिल गई मगर वो डिलीवर नहीं कर पाया, और बद से बदतर दिन बर दिन उसकी चीजें होती जा रही थी। वो किसी इदारे को नहीं छोड़ रहा था, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो रही थी, और जाते जाते भी जो लैंड माइन वो पाकिस्तान दुश्मनी में बिछा के गए। अब वो पॉलिटिकल दुश्मनी वो पॉलिटिकल पार्टी से कर रहे थे, जब इन्होंने जो IMF से मुआहदे किए हुए थे उनको बैक ट्रैक किया, मगर वो फिर नुकसान हमें भुगतना पड़ा। वो जो डिफॉल्ट जो डेफिसिट, ट्रस्ट का डेफिसिट IMF से क्रिएट करके गए, वो फिर हमें डील करना पड़ा। वो IMF की डील वापस उसको मनवाने में जो इतना टाइम लगा कि इकोनॉमी को हम ट्रैक पे ला सकें, मगर चीजों को हम बेहतरी की तरफ लेके गए। देखें, आज जो आप पॉलिसीज बनाते हैं और डिसीजन आज जो आप लेंगे ना, उसके फ्रूट्स आपको 6 महीने और साल बाद दिखाई देंगे। अगर आपको आज केयर टेकर गवर्नमेंट में कुछ चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, वो सीट्स थे जो हमने अपने दौरे हुकूमत प्लांट किए थे साल पहले या 6 महीने पहले, जो उसका फ्रूट अभी हमें मिल रहा है बेहतरी की शक्ल में। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि अब अगले आने वाले वक्त में होता क्या है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका PJ मीर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ अली राशिद साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स हमारे साथ थे। खबर आपको यहाँ पर देंगे कि सोलर पैनल की दरामद पर जो है वो भी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ अहम मामलात ये हैं कि इस वक्त जो तमाम वो लोग अफ़गानी 30 लाख के करीब वो हैं, उनको पाकिस्तान से अब जो बाहर भेजने का अमल है वो कब और कैसे शुरू होगा, इस पर बात होगी। ब्रेक लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। अभी ये जिस तरह से भी यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अभी भी पूरी एक ट्रेंडिंग चल रही है आदिल लाजा के हवाले से कि पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान के नज़रिए से मुखालिफ, पाकिस्तान की अफवाज के मुखालिफ, जिस तरह से तमाम तरह ये चीज़ें कह रहे हैं कि तोहमत लगा के माँ पे दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। तो इस किस्म का ये जो पूरा एक प्रोपेगेंडा है वो सेल किया जा रहा है, और अलमिया ये है कि यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग और कुछ सियासी जमातें भी उस प्रोपेगेंडा को फैलाने में उसकी मदद कर रहे हैं, जाने में या अनजाने में। तो क्या किया जाना चाहिए सर? ये बहुत शुक्रिया। ये देखें जी कि बड़ा एक सीरियस किस्म की ये वीडियो जो ऑडियो लीक हुई है, और इसमें देखें और वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है कि इंडिया तो पहले से भी पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ था। दे आर हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, और तमाम मीन्स पीछे वो पास में इस्तेमाल करते रहे हैं। और इसके बाद फिर वो लास्ट रिजल्ट पे अभी आके 5th जनरेशन और हाइब्रिड वारफेयर पे पाकिस्तान को वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। और ये बेसिकली एक 5th जनरेशन वारफेयर का उसका एक हिस्सा है
जिसमें पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें देखिए बातचीत से तो एक इंफॉर्मेशन मिल रही जो मैंने अभी सुना कि जी इस तरीके से वो ISI के खिलाफ एक कैंपेन प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी पाकिस्तान आर्मी पहले से भी टारगेट रही है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, और स्पेशली देखें कि जो यूट्यूबर्स हैं या व्लॉगर्स हैं और वो ऑन द बिहेस्ट ऑफ हॉस्टाइल एजेंसीज जो हैं वो मलाइन कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूशंस को या ISI को कर रहे हैं। और जब बेसिकली देखें ना कि हमें ये चीज समझने वाली बात है कि पाकिस्तान आर्मी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस मुल्क की। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी का दारोमदार पाकिस्तान आर्मी पे है। और इस पर अगर आप मलाइन करेंगे, इसमें आप डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, आप इसमें फेक स्टोरीज इसमें डाल रहे हैं, इसमें आपने व्लॉग्स में कर रहे हैं, आप स्कैंडलस स्टोरीज बना के डाल रहे हैं, तो इस तरह से आप मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखें एक मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं और आप इसके जरिए थ्रू आप इंस्टिगेट कर रहे हैं मासिस को, और विद इन द आर्मी में रैंक्स एंड फाइल में भी आप क्रिएट कर रहे हैं कि इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस बातचीत से तो ये चीजें एस्टेब्लिश हो गई कि जी कि इसमें जो रॉ वाले हैं दो आर वेरी एक्टिव, कि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की आर्मी है, इनको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश के लिए हर मुमकिन वो कदम उठा रहे हैं। और वो तो सर देख रहे हैं ना ब्रिगेडियर साहब कि कौन इस तरह से रियासत मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहा है, फौरी तौर पर उसके पास पहुंचना, उसको फिर बारात देना, उसके साथ इंगेज होना। और उसका ये चीज़ नज़र भी आ रहा है कि UK में बैठ कर एक यूट्यूबर आदिल राजा वो जो कुछ कर रहा है वो सबके सामने है। ये गुफ्तगू नाज़रीन क्या हुई है, आइए आपको ये गुफ्तगू पहले सुनवाते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं। नहीं, मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल, और उसमें मैं अरेस्ट करा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा नहीं। लेकिन मेरे ऊपर तो ये अभी बोंगियां मारते हैं, ये खबरें सिर्फ छपवाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो, सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट, कि तुम तो यहाँ पे तुम तो ISI के। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर आपके पास है? लॉर्ड नहीं, मेरे पास नहीं। मैं नंबर देता हूं, ठीक है? नंबर देता हूं, आराम से मुझसे बात कर लेना, ठीक है? उनसे बोलना कि उनका कोई आदमी हो, वो मिलके वो जो ISI का जो बंदा है ना उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है और ये इंडिया में टेररिज्म सपोर्ट। तो नाज़रीन ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि किस तरह से मदद कहाँ कैसे कैसे मांगी जा रही है। जब सवाल किया जा रहा है, तो जब हम सवाल भी कर रहे हैं इवन, तो सोशल मीडिया पे हमें जिस किस्म का आगे से मैलान किया जाता है, यही सवाल करते हैं मनतकी। लेकिन अलमिया ब्रिगेडियर साहब जो ये है कि यही वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें चला रहे होते हैं ये भगोड़े यूट्यूबर, और फिर जब ये कर रहे होते हैं, हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ों को वायरल करने की ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद उनके लिए ये बेहतर है, उनके लीडर के लिए कुछ चीज़ें बेहतर हैं। वो ये नहीं सोच रहे होते कि रियासत और पाकिस्तान मुखालिफ पूरा एजेंडा है जिस पर वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ जाने में अनजाने में हम उस चीज़ को वायरल करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सारी चीजें बुक्स में हो रही हैं, अफवाज पाकिस्तान के बुक्स में ये चीजें हो रही हैं कि एक पता नहीं वो किस इंटेंस के साथ, वो जो उसके साथ क्या इन लोगों के साथ हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं जो बाहर बैठ के ऐसी चीजें कैंपेन चला रहे हैं। और बेसिकली देखें ये जो हरकतें हैं ये दिस इज मीन्स बेट्रेइंग पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है, जिसका मतलब है अगर आप अपने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्लान कर रहे हैं या किसी और इदारे के खिलाफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इस थ्रेटन। देखें ना इस तरह की चीजें, और सब्सिक्वेंटली हमने देखा है व्लॉग्स में यूट्यूबर्स जितने बहुत सारे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के जो बहुत सारे मामलात हैं उन्होंने इस पे बातचीत की है। ऑल्दो बहुत सारी इसमें फेक चीजें थी, लेकिन उन्होंने ऐसे इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि ये बहुत सही चीजें हैं, और इस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने कंप्रोमाइज करने की कोशिश की है। लेकिन ये है कि जो भी ये मर्जी कर लें, लेकिन कौम जो है, कौम पाकिस्तानी अवाम जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये देखें कि जी ये पाकिस्तान आर्मी को इसलिए बजा तौर पे कहा जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्रिस्टीन फेयर थी, उन्होंने लिखा कि जी
for this state of Pakistan to collapse, it is Pakistan army which has to collapse. But I don't see that happening. तो ये लोगों का समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा इदारा है कि नेशनल, देखें इसने फैब्रिक को जोड़ कर रखा है, इंटायर नेशन को जोड़ कर रखा है, तो और इनको बिखरने से रोक कर रखा है। तो पाकिस्तान आर्मी एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन है। तो देयरफॉर सब लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वही समझते हैं इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इसको वीक करें, इसको सेकेंडलाइज करें, इस पे एलिगेशन करें, डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं ताकि ये वीक हो, ताकि लोगों में डिसरेस्पेक्ट हो, डिवीजन हो रैंक्स में। तो ये है, लेकिन ये है इन मजमूम मकासद में ये लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तानी कौम भी जानती है, अफवाज पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। तो पाकिस्तान ने हमारे लिए सबसे पहले भी पाकिस्तान है, आखिर भी पाकिस्तान। बिल्कुल, ये सबसे पहले पाकिस्तान था, पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तानी रहेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अहम मामला है बगीड़ी साहब, उस पर आपसे बात करना है। वो है इस वक्त अफ़गान मुहाजिरीन का। एक तो वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान भी और दीगर ममालिक के गैर मुल्की भी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको अब डेडलाइन दे दी गई है 1 नवंबर की। ये कितना अहम और बड़ा मरहला होगा और मुश्किल भी मरहला होगा कि इन लोगों को वापस उनके मुल्कों में भेजा जाए। जो कल जो एपेक्स कमेटी के डिसीजंस हुए हैं, सब आप कह सकते हैं ये हिस्टोरिक डिसीजंस हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, कि उस कमरे में तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी थे, लॉ मेकिंग के लोग भी थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के भी लोग थे, और सबकी एक कॉन्फ्रेंसेस डेवलप हुई कि इसमें कि हमने क्या करना है। बेसिकली सब चीजें रिवॉल्व कर रही हैं आपकी सिक्योरिटी के थ्रेट जो पाकिस्तान को हैं, पाकिस्तान की इकानमी में जो मसाइल है, सब दे आर इंटरलिंक्ड। तो देयरफॉर ये एक डिसीजन जो लिया गया है, स्पेशली व्हेन वी टॉक ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, देखें 4.42 मिलियन 42 लाख अफगान रेफ्यूजीज हैं। अगर इसकी कैटेगराइज करें तो इसमें जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड के लोग हैं वो 1.4 मिलियन है जो रजिस्ट्रेशन की नादिरन है। एक और कैटेगरी है अफगान सिटीजन कार्ड की, ये 2017 में एक एक्सरसाइज की गई थी, ये तकरीबन 9 लाख हैं। तो डॉक्यूमेंटेड अफगान जो पाकिस्तान में है, जो दे आर 2.3 मिलियन। अब बगीड़ी साहब ये है कि फैसला कर लिया गया है, फैसला अब इस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है और तेज़ी के साथ होना। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। बगीड़ी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।